ये आकाशवाणी है। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 18वीं कड़ी, पेयजल में बढ़ता प्रदूषण। वसुधा, रोहित और अमायरा दोनों भाई बहन बहुत दिनों से पिकनिक पर जाने की बात कर रहे थे। हाँ, कह तो रहे थे, पर आपको संडे भी इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकें? अरे मुझे तो फील्ड में जाना ही पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन घर परिवार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना। ओहो, तुम तो यूं ही बिगड़ रही हो। कह तो रहा हूँ, आज मुझे कहीं नहीं जाना है। आज कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये बात मुझसे नहीं, पहले अपने दोनों लाडले बच्चों से पूछ लो। आजकल उन दोनों की प्लानिंग कुछ अलग ही होती है। पता नहीं सुबह से ही स्टडी रूम में क्या कर रहे हैं दोनों। अभी जाकर देखता हूँ क्या कर रहे हैं दोनों। ठीक है। दीदी, मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, परसों प्रोजेक्ट सबमिट करना है और यहाँ देखो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ओफो, दिखाओ तो जरा। ये देखो। अरे वाह, संडे के दिन भी पढ़ाई चल रही है। हाँ पापा, और ये प्रोजेक्ट बनाना किताबों को रटने से अच्छा है। इसमें हम विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को नए तरीकों और नई सोच से लिखते हैं। वैसे आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या कहा? सरप्राइज? वाह, बताइए ना पापा, क्या है? आज हम पिकनिक का प्लान कर सकते हैं। मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? कल तो मुझे इसे जमा भी करना है। रोहित जी, प्रोजेक्ट किस विषय पर बनाना है? स्वच्छ पेयजल पर। वैसे अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि हमारे शहर में पेयजल पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि मेरे मित्र वसीम भी इससे जुड़े हैं। बहुत बढ़िया पापा, अच्छा प्लान है आपका। मैं अभी मम्मी को बताकर आता हूँ हमारा प्लान। हाँ, चलो चलो चलो। अभी जल्दी सुनो, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। लो बच्चों, हम पहुंच गए जल प्रदर्शनी स्थल पर। वाह। अब सबसे पहले हम वसीम भाई साहब से मिलते हैं। वो हमें अच्छे से इस प्रदर्शनी के बारे में बता पाएंगे। हाँ मम्मा, मुझे तो उनसे बहुत सारी बातें पूछनी है। हाँ रोहित, पूछ लेना जी। पहले वसीम अंकल से तो मिले। हाँ, अरे वो रहे वसीम साहब। ओहो सुमेश, पूरे परिवार के साथ। वाह भाई वाह। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। बच्चों कैसे हो? नमस्ते अंकल, अच्छे नमस्ते हैं। नमस्ते। भाई सुमेश, मुझे काफी अच्छा लगा तुम इस प्रदर्शनी को देखने आए हो। आप सभी लोगों को पेयजल के बारे में बहुत रोचक जानकारियां मिलेंगी यहाँ पर। वाह, तो अंकल आप हमारी मदद करेंगे ना इस प्रदर्शनी को समझने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो सबसे पहले उस तरफ चलते हैं। जी। वहाँ पृथ्वी पर जल के वितरण के बारे में बताया गया है। चलो चलो चलते हैं। जी, चलो आइए। चलो। अरे वाह, इस पोस्टर के माध्यम से तो पृथ्वी पर जल के वितरण को कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है। अरे हाँ, और ये देखो यहाँ क्या लिखा है। क्या? ऑक्सीजन के बाद जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। और पापा ये देखिए, मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 70% जल ही तो होता है। और पता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई है। इसीलिए जल का महत्व हमारे लिए और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। आगे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो। जी पापा, यहाँ लिखा है हमारी धरती के लगभग 71% भाग पर पानी है, लेकिन उसका केवल 3% जल ही पीने योग्य है। ओहो। देखिए ना पापा, लेकिन इसमें से अधिकतर पानी ग्लेशियरों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। इसलिए हमारे पीने योग्य उपलब्ध शुद्ध जल की मात्रा बहुत ही कम है। रोहित बेटा, जी ऐसी सूचनाओं को नोट भी करते जाओ तुम। जी मामा, मैं कर रहा हूँ। वैसे वसीम, एक बात तो सच है कि दिनों दिन शुद्ध पेयजल की मात्रा कम होती जा रही है और अशुद्ध पानी पीने से
हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ सोमेश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने पर अतिसार में 50% एवं हैजा में 90% तक की कमी लाई जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन अंकल, अधिकतर पानी को देखकर तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये पानी पीने योग्य है भी या नहीं। देखो बेटा रोहित, इसीलिए तो हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अच्छा, जिसमें इन्हीं बातों के बारे में जानकारी है कि हम कैसे पानी की पहचान करें कि वो पीने योग्य है या नहीं, और पानी को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बच्चों, इसके अलावा परंपरागत विधियां कौन सी हैं जिनसे जल की अशुद्धियों को दूर किया जाता रहा है, ये भी यहाँ बताया गया है। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से भी हम किस प्रकार जल को शुद्ध कर सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। वाह अंकल, ये सारी जानकारी ही तो मुझे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी। रोहित बेटा, जी मम्मा। कुछ पदार्थों की उपस्थिति से जल के भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। बिल्कुल ठीक। जल प्रदूषण कई प्रकार का होता है, अच्छा, जैसे भौतिक प्रदूषण, अकार्बनिक प्रदूषण, कार्बनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, उर्वरकों एवं कीटनाशकों से होने वाला प्रदूषण, कचरे से होने वाला प्रदूषण और तेलीय प्रदूषण। इतना प्रदूषण! बच्चों, जब पदार्थों के मिलने से जल के रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, तब उसे भौतिक प्रदूषण कहते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ पदार्थ जल में मिलकर रंग घोल देते हैं, जिससे जल रंगीन हो जाता है। कुछ जीव जल में मिलकर विशेष गंध देते हैं, जल का स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। अच्छा। बच्चों, इस पोस्टर को देखो, ध्यान से देखो। देखो, इसमें लिखा है शुद्ध पानी रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है, और इसके रासायनिक संगठकों में 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अच्छा, ऐसे जल का पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य होता है। इस जल में नगण्य मात्रा में लवण और धातुएं होती हैं। अच्छा अंकल, ये पीएच मान क्या होता है? बेटा, पीएच मान से हम जल की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। जल की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए पीएच मान का उपयोग किया जाता है। इस पैमाने का निम्नतम स्तर 1 और अधिकतम स्तर 14 होता है। अच्छा। 7 से कम मान होने पर जल अम्लीय होगा, और बेटा 7 से अधिक होने पर क्षारीय होगा। और देखिए पापा, यहाँ क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कि जल में प्राकृतिक रूप से पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट आदि विभिन्न आयन पाए जाते हैं। और रोहित देखो, जल के नमकीन होने के लिए ये आयन उत्तरदायी होते हैं। हाँ मायरा, इसीलिए तो अलग अलग स्थानों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। बिल्कुल। ऐसा पानी में घुले हुए पदार्थों की मात्रा के कम ज्यादा होने के कारण होता है। और बच्चों, देखो, यहाँ जल को 2 प्रकार का बताया गया है। एक जल जिसमें क्लोराइड, सल्फेट, बायोकार्बोनेट, कार्बोनेट उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो मृदु जल कहलाता है। मृदु जल। हाँ, मृदु जल। अच्छा, अंकल, आसानी से हम किस प्रकार से मृदु जल की पहचान कर सकते हैं? हमारा मृदु जल की पहचान का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम यदि उसमें साबुन मिलाएंगे तो वो जल्दी से झाग देगा। अच्छा। लेकिन यदि वो झाग न दे तो समझो कि वो कठोर जल है। असल में उसकी कठोरता की वजह उसमें उपस्थित क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आदि होते हैं। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, धरती को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, लेकिन बारिश के पानी में ज्यादा अशुद्धियाँ होती नहीं है, फिर पानी प्रदूषित कैसे हो जाता है? बेटा रोहित, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि तुम सवाल बहुत करते हो। Thank you, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये तो तुम्हें पता है कि पानी को सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जी। ये अधिकतर चीजों को अपने में घोल लेता है, इसीलिए इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां घुलती जाती हैं, जिससे कुओं, झरनों और नदियों आदि से प्राप्त होने वाला पानी शुद्ध नहीं रह पाता। अच्छा, और अंकल, यहाँ इस पोस्टर में अकार्बनिक प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ उद्योगों के स्राव में सल्फाइट, नाइट्राइट सल्फेट, फॉस्फेट पाया जाता है। और रोहित, ये पदार्थ तुम्हें पता है जल में मिलकर धीरे धीरे विखंडित हो जाते हैं। अच्छा। जिससे दुर्गंध निकलती है। अकार्बनिक प्रदूषणों से सीओडी में परिवर्तन से जल प्रदूषित हो जाता है, जो स्वास्थ्य को प्रदूषित करता है। दीदी, क्या बोला आपने? सीओडी। सीओडी। अच्छा अंकल, ये सीओडी क्या होता है? अच्छा, मतलब रोहित साहब का एक और सवाल। बेटा, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड
ये ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन अंकल यहाँ पर तो बीओडी पर भी जानकारी है। हाँ बिल्कुल अमायरा, बीओडी यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड, ये कार्बनिक पदार्थ को जीवाणु द्वारा ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, बैक्टीसाइड, इनमें प्रायः कार्बनिक ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनका सरलता से विखंडन नहीं होता है। अच्छा। और ये बायो ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ा देते हैं और वो हानिकारक होती है। कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। ओके। चलो अब आगे चलकर देखते हैं। जी पापा। आइए पापा। अरे रोहित, जी। ये देखो, यहाँ पर कार्बनिक प्रदूषकों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। वाकई। उद्योगों के स्राव में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जल में मिलकर जल के पीएच मान को बदल देते हैं, जिससे घुलित ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। और बच्चों, यहाँ पोस्टर में दिया गया है कि घरों से निकले गंदे पानी में घुलित ठोस, निलंबित ठोस, नाइट्रोजन, कार्बनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बोनेट, सिंथेटिक डिटर्जेंट और जीवाणु पाए जाते हैं। अच्छा। देखो बेटा, ऐसे प्रदूषणकारी पदार्थ दैनिक घरेलू कार्यों जैसे खाना पकाना, स्नान करना, कपड़े धोना आदि कार्यों से जल में मिलते हैं। और देखो, सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले संश्लेषित रसायनों का बढ़ता उपयोग भी जल को प्रदूषित कर रहा है। अच्छा। हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा जल को प्रदूषित करने वाले कारकों में से एक वाहित मल भी है। क्या कहा अंकल? वाहित मल? हाँ, वाहित मल। इसके अंतर्गत घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाला मानव मलमूत्र शामिल है। वाहित मल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठोस मल का अधिकांश भाग कार्बनिक होता है। इसमें रोग कारक सूक्ष्म जीवी उपस्थित होते हैं। खुले स्थानों में मनुष्य और पशुओं द्वारा छोड़ा गया मल भी जल स्रोतों में मिलकर उसे प्रदूषित करता है। बिल्कुल रोहित, नोट करते भी जाओ। इसके अलावा औद्योगिक कचरे से भी जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक कचरे में अम्ल, क्षार, लवण, वसा, तेल, धात्विक तत्व, विषैले रसायन उपस्थित होते हैं। कागज, चीनी, वस्त्र, चमड़ा, शराब, औषधि निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, रंगाई छपाई, उर्वरक आदि उद्योगों से भी बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। अच्छा। जो जल को बहुत प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल सही कहा सोमेश तुमने। और बच्चों, जल को प्रदूषित करने वाले कारकों में कृषि से निकले पदार्थ भी शामिल होते हैं। 1 मिनट अंकल, क्या कहा आपने? खेती के कारण भी जल प्रदूषित होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। रोहित, फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नई नई पद्धतियों को उपयोग में लाया गया है। जी। नई पद्धति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं आदि का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। और बच्चों, जी अंकल। एक और मजेदार बात सुनो। जी। अधिकतर उर्वरकों में नाइट्रोजन होती है। अच्छा। हाँ, जल स्रोतों में पहुंची नाइट्रोजन की अधिक मात्रा ड्यूटोफिकेशन की प्रक्रिया को तेज करती है। इससे जल में शैवालों की मात्रा में वृद्धि होती है। शैवालों के कारण अपघटन करने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जैविक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे जलीय जीवों की कमी होने से जल प्रदूषित हो जाता है। और बेटा रोहित जी, हम आपको सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, बिना पूछे ही इतना कुछ बताया जा रहे हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सुनो जी, इसके अलावा ऊष्मीय प्रदूषण भी जल को प्रदूषित करता है। उत्पादन संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों को गर्म होने से बचाने के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन प्रक्रिया के दौरान उष्ण हुआ जल पुनः जल स्रोतों में मिलाया जाता है। अब ये नहीं पूछोगे कि इससे क्या होता है, हा? इससे क्या होता है? भाई, इससे जल स्रोतों के जल में ताप वृद्धि हो जाती है। जल के तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है और लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। मम्मा देखिए, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। और कभी कभार न्यूज आती है कि समुद्र में तेल के रिसाव से वहां उपस्थित मछलियों की मौत हो गई। हाँ पापा। असल में ऐसा तैलीय प्रदूषण के कारण होता है। समुद्रों में तेल प्रदूषण की संभावना अधिक है। तेल वाहक जहाजों से तेल समुद्र में गिरता है, कभी आग भी लग जाती है। ये तेल जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है,
जलीय जीवों का जीवन समाप्त हो जाता है। वाकई। और इस पोस्टर में क्या है? इस पोस्टर में पानी में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धता के बारे में जानकारी दी गई है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जैसे कि धूल, बालू, मिट्टी और गंदगी आदि ठोस तत्वों की अशुद्धियां पानी में हो सकती हैं। और पता है, इनके कारण पानी गंदला या मटमैला दिखता है। और मम्मा देखो, इसे तकनीकी भाषा में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी TSS कहते हैं। नोट कर लो रोहित। मैं TSS ना दी? हाँ, मैं TSS, जिसका उपयोग मटमैले पानी में इस तरह की अशुद्धियों को मापने के लिए किया जाता है। मटमैले या मलिन पानी में से प्रकाश के गुजरने के आधार पर मैलेपन को मापने का पैमाना माना गया है, जिससे मटमैले पानी के बारे में जानकारी दी जाती है। भाई रोहित, जी। तुमने बहुत देर से कोई सवाल नहीं पूछा है, हैं? चलो पूछ लो कुछ। हाँ हाँ पूछो। वैसे अंकल मैं सवाल पूछने ही वाला था। अच्छा। अच्छा अंकल, मुझे एक बात बताइए। हाँ। जब जल में इतनी सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो हम किस प्रकार से जल को साफ कर सकते हैं? देखो बेटा रोहित, हमारे देश में तो प्राचीन काल से ही जल को साफ करने की अनेक पद्धतियां उपयोग की जाती रही हैं। अच्छा। अरे वसीम, तुम्हें याद है कि नहीं, कुछ साल पहले हर गांव में लिखा होता था कि पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। सोमेश, असल में पानी को साफ एवं स्वच्छ कपड़े से छानना सबसे आरंभिक एवं सरल उपाय है, जिसका उपयोग हमारे यहाँ हर घर में किया जाता रहा है। और रोहित, इसके अलावा पानी को उबालकर भी उसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस बर्तन में पीने का पानी रखें वो अच्छे से साफ हो। बिल्कुल। और मम्मी, दादी कभी कभार तुलसी के पत्ते डालकर भी तो पानी उबाल कर रखती हैं। हाँ मम्मा, वो ऐसा क्यों करती है? देखो बेटा, उनका मानना है कि तुलसी के पत्ते सहित उबाला पानी कई रोगाणुओं से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, पुराने समय में कई वनस्पतियों का उपयोग करके पानी को साफ किया जाता रहा है। हाँ भाभी जी, आयुर्वेद में भी इस तरह की अनेक विधियां दी गई हैं, जिनसे प्राकृतिक जड़ी बूटियों, कुछ विशेष प्रकार के बीजों आदि का उपयोग करके पानी को साफ किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सहजन के बीजों का है। सहजन के बीज? हाँ, सहजन के बीज। Okay. इनका उपयोग पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। अच्छा। बिल्कुल सही कहा वसीम। वैसे हमारे यहाँ जो परंपरागत ज्ञान है, उसमें अनेक ऐसे नुस्खे हैं जो जल की शुद्धता को भी जांचते हैं और उसे शुद्ध करने के उपाय भी बतलाते हैं। तो फिर पापा, हम उन तरीकों को उपयोग में क्यों नहीं लाते? जवाब हम देंगे बेटा। बेटा देखो, ये हमारी विडंबना है। हमने अपने परंपरागत ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया जितना उसे दिया जाना चाहिए था। हमारा पूरा ध्यान केवल आधुनिक तकनीकों की ओर ही लगा रहा। वो तो है। और देखिए, यहाँ पानी को शुद्ध करने की एक और तकनीक के बारे में बताया गया है। ये तकनीक है निस्यंदन। निस्यंदन? हाँ, ये क्या हुआ? निस्यंदन में जल को छानने के लिए निचली सतह पर पत्थर के टुकड़े, उसके ऊपर कंकड़ और सबसे ऊपर रेत बिछाई जाती है। और जब जल उपरोक्त सतह से छन कर आता है तो वो स्वच्छ जल होता है। बिल्कुल ठीक कहा। स्वाद एवं गंध को दूर करने के लिए प्रकार वातन का उपयोग किया जाता है। पापा, ये प्रकार वातन क्या है? अरे पहले सुन तो लो। जी। देखो, जिसमें जल को फव्वारे के रूप में कोल के ऊपर से गुजारते हैं। इस प्रक्रिया में जल को सक्रिय चारकोल से भरी ट्रे के ऊपर से भी गिराया जाता है। ऐसा करने से जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें वायु से मुक्त हो जाती हैं एवं कुछ पदार्थों का अवक्षेपण हो जाता है, जिन्हें छानकर अलग कर दिया जाता है। अच्छा पापा, जल को साफ करने के लिए उसमें कुछ दवाइयों को भी तो मिलाया जाता है? बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताइए। आगे के पोस्टरों में यही जानकारी है। जल में नीला थोथा मिलाने से शैवाल नष्ट हो जाते हैं। जी। जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए जल टैंकों में क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का चूर्ण मिलाया जाता है। एक मिनट पापा, मैं नोट डाउन कर लूं। हाँ। क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का चूर्ण। ओके। हाँ। इसके अलावा ओजोनीकरण द्वारा भी सूक्ष्म जीवों का खात्मा किया जाता है। बस। वसीम भाई साहब, ये बताइए, वो दवा कौन सी होती है जिसे गांव के कुओं में डाला जाता है? देखिए भाभी जी, सवाल पूछने का काम आपका नहीं है, रोहित का है। अच्छा देखिए, काक दवा के नाम से प्रसिद्ध पोटेशियम परमैंगनेट को कुओं, ट्यूबवेलों आदि में डालकर जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा पराबैंगनी विकिरणों के प्रयोग से भी जल को जीवाणु रहित किया जाता है। इसके अलावा फिटकरी जैसे पदार्थ भी व्यापक तौर पर मटमैले पानी को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और देखो रोहित, यहाँ पर स्कंदन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
बेटा, स्कंदन में जल को ऐसे टैंक में ले जाया जाता है जिसमें फिटकरी, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड या चूना आदि रहता है, जिससे जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन पापा, हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा पानी शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध? बेटा मैं बताती हूँ। जी। देखो, यदि हमें पानी की शुद्धता का पता लगाना है तो हमें उसकी जांच प्रयोगशाला में करानी होती है, या बेटा फिर हम घर पर एक किट के माध्यम से भी ऐसी जांच कर सकते हैं। मम्मा, हम वो किट खरीद कर लाएंगे बस। ठीक है। जब ऐसी तकनीकें नहीं थीं, तब कुछ लोग जल को देखकर, उसके आसपास के परिवेश को देखकर जल की गुणवत्ता को बता देते थे। हाँ। देखकर ही बता देते थे। हाँ, अच्छा। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात और है। जी। देखो, भले ही पानी का स्वाद अच्छा हो और उसमें किसी प्रकार की गंध न आए, तब भी पानी प्रदूषित हो सकता है। पर वो कैसे अंकल? बताता हूँ। अब नई तकनीकों के माध्यम से जल की शुद्धता की जांच की जाती है। असल में अब नए नए प्रदूषक तत्व जल की अशुद्धता को बढ़ा रहे हैं। अब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का आकलन करके भी जल की शुद्धता की जांच की जा सकती है। अच्छा। इसके अलावा भारत में पेयजल के जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उनमें विभिन्न तत्वों का स्तर निर्धारित किया गया है। जैसे पेयजल में मैलापन 25 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। 25 ppm। पापा, ये ppm इसका मतलब क्या होता है? बताओ भाई। बेटा रोहित, जी। लगता है आज आप सवालों का शतक बनाएंगे। देखो, ppm किसी तत्व की वो मात्रा है जो दूसरे पदार्थ के 10 लाखवें हिस्से में उपस्थित होती है। 10 लाखवें हिस्से में? हाँ, 25 ppm का मतलब है 10 लाख में से केवल 25। अब तो समझ गए ना ppm को? जी अंकल, थैंक यू। अच्छा, इसी तरह पेयजल की कठोरता 600 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी। उसका pH मान 6.3 से 9.2 होना चाहिए। अंकल, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ इसको। 6.3 से 9.2। हाँ, इसके अलावा क्लोराइड, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, लेड और मरकरी जैसे तत्व भी एक सीमा तक ही पेयजल में उपस्थित हों तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अधिक होने पर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ प्रकार के भारी तत्व और नाइट्रेट जैसे पदार्थों का स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है, विशेषकर नवजातों पर, बच्चों पर और बुजुर्गों पर। बच्चों, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में तो आर्सेनिक प्रदूषण पेयजल के लिए गंभीर समस्या बन गया है। अच्छा। हाँ, इसके कारण त्वचा की बीमारियां एवं कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा मम्मा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ऐसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ भी हैं। मैं उसको अच्छा। पढ़ के सुनाता हूँ। सुनाओ बेटा। सेडिमेंट फिल्टर को एक साधारण फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके छिद्रों का आकार 20 माइक्रोन या उससे कम होता है, जिसमें मटमैले पानी में से लगभग सारे सस्पेंडेड पदार्थ हट जाते हैं। इसके अलावा फिटकरी जैसे पदार्थ भी व्यापक तौर पर मटमैले पानी को साफ करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और बच्चों, तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि भारतीय औद्योगिक एवं अनुसंधान परिषद यानी CSIR की प्रयोगशालाओं ने भी कुछ ऐसे फिल्टर बनाए हैं जो इस तरह के प्रदूषण को पेयजल से काफी हद तक कम कर देते हैं। और बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पानी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया बच्चों कि पानी में जैविक संदूषण का कारण उसमें उपस्थित सजीवों जैसे फफूंद, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैथोजेंस, सूक्ष्म जीव, विषाणु, परजीवी और उनके अंडे आदि होते हैं। तुमने ध्यान से सुनी ना मेरी बात? मैंने नोट डाउन भी किया इसको। ठीक है। जिनमें सामूहिक रूप से सूक्ष्म जीव या एक सामान्य नाम का रोगाणु यानी जर्म से जाना जाता है। जर्म उपस्थित संदूषित पानी पीने से स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बच्चों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसका उपचार आसानी से उपलब्ध है। कितनी अच्छी बातें लिखी हैं वसुधा। ये सुनो, भारत में पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता के चलते गंदे पानी के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। गंदे पानी में उपस्थित इन सूक्ष्म जीवों के कारण टाइफाइड, बुखार, उल्टी, दस्त और आंत शोथ जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इतनी सारी बीमारियां पानी से। ये देखो, ये पोस्टर बताता है कि आज भी पूरे विश्व के लगभग
1.6 अरब लोग गंदे पानी के कारण बीमारियों का शिकार होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार का भी नुकसान होता है। वैश्विक स्तर पर हर रोज करीबन 1000 बच्चे जल जनित बीमारियों के कारण मरते हैं। और बच्चों, पानी की टंकियां कभी कभार सूक्ष्म जीवों का प्रजनन स्थल बन जाती हैं। वो कैसे? सूक्ष्म जीव संबंधी सामान्य परीक्षण में बैक्टीरिया के एक समूह, जिसे कोलिफॉर्म या ई कोली कहते हैं, उसी का परीक्षण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही एक प्रमुख सामान्य प्रजाति है और सबसे पहली प्रजाति है जो पानी को संक्रमित करती है। रोगाणुओं से पानी को शुद्ध करने के लिए आजकल बाजार में कई तरह के शुद्धिकरण यंत्र यानी वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध हैं। यहाँ पोस्टर में विवरण दिया है कि यूवी वाटर प्यूरिफायर जीवाणुओं को मार देता है, लेकिन उनके अवशेष पानी में ही रह जाते हैं, जबकि मेम्ब्रेन शुद्धिकरण द्वारा इस तरह की सभी अशुद्धियों को छान देती है। अच्छा रोहित, तुमने अब तक जो नोट किया है उनमें से मुख्य बातें बताओ तो, जिनसे हम पानी की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। बताओ बताओ। जी मम्मा, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सुनाओ। मैंने नोट डाउन किया है। हम पानी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के मापदंडों के आधार पर उसकी शुद्धता जांच सकते हैं। ठीक। इन मापदंडों में भौतिकी मापदंड, पानी के रंग, प्रकाश, वैधता, संवहन एवं उसमें उपस्थित ठोस पदार्थों पर आधारित होते हैं। ठीक है। जबकि रासायनिक मापदंडों में पानी में घुलित ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, पीएच मान, अम्लीयता या क्षारीयता भारी धातुएं आती हैं। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार जैविक मापदंडों के अंदर पानी में उपस्थित बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म, एल्गी, वायरस आदि आते हैं। वाह, क्या बात है। थैंक यू पापा। शाबाश रोहित, शाबाश। थैंक यू। तुमने तो काफी अच्छे से सारी बातें नोट कर ली। और पापा, वैसे इसका श्रेय तो वसीम अंकल को भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने पोस्टरों के माध्यम से सारी जानकारी सरलता से बताई है। हाँ, ये बात तो है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस प्रदर्शनी से बच्चे ही नहीं बल्कि हमें भी कई नई बातें जानने को मिली हैं। बाबी जी, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ही यही है कि पेयजल की शुद्धता के बारे में जागरूकता का प्रचार किया जा सके। वसीम, आज तुम्हारी प्रदर्शनी देखकर मजा आ गया। अब हमें पानी से जुड़ी हर बात दूसरों को भी बतानी चाहिए। भाई, तभी तो प्रकृति का ये अनमोल उपहार धरती पर जीवन को बनाए रखेगा। बिल्कुल ठीक प्रॉमिस कहा पापा, हमने। मैं ये बात सबको बताऊंगा। और रोहित बेटा, जी, तुमने बताइए। आज हमसे बहुत सवाल पूछे हैं ना। जी। अब तुम बाहर निकलो और आम लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसका प्रोजेक्ट जरूर पूरा हो जाएगा। चलती रहे जिंदगी। अभी आप प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 18वीं कड़ी सुन रहे थे। पेयजल में बढ़ता प्रदूषण। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बी के त्यागी। आलेख अभय एस डी राजपूत। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक नेहा टक। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार थे: जेपी सिंह, ऋषि उन्याल, गीता वर्मा और MH नियाजी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अभी समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण के खतरनाक पहलू क्या हैं? और दूसरा प्रश्न है, PPM का क्या मतलब है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय अगले सप्ताह लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रकृति के संसार